वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रैन्युलोसाइटिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो ल्यूकोसाइटिस होते हैं या ल्यूकोसाइटिस को हम बोलते हैं WBCS भी। इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्म जो होता है इन WBCS का, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं। उस बेस के इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एग्रैन्युलोसाइटिस, दूसरा क्या होता है ग्रैन्युलोसाइटिस। तो आज हम इस ग्रैन्युलोसाइटिस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्रैन्युलोसाइटिस डिस्कस। जो ग्रैन्युलोसाइटिस जो होते हैं, अगर हम देखेंगे इनमें क्या होते हैं, ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये इस तरीके से कुछ सेल्स मैंने यहाँ पे दिखा है, ये सेल है यहाँ पे, इसका साइटोप्लाज्म ये है। जो आप लोगों को डॉट डॉट ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये सैंड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, जिनको बोलते हैं ग्रैन्युल्स। ये इन ग्रैन्युल्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइटिस। और ये जो ग्रैन्युलोसाइटिस होते हैं ये खुद टाइप होता है WBCS का। तो ये जो ग्रैन्युलोसाइटिस होते हैं, अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप लेंगे ना तो उसमें भी ये विजिबल होते हैं। मतलब सिंपल से सिंपल माइक्रोस्कोप में ये दिखाई देते हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रैन्युलोसाइटिस की, स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब इनमें कोई भी स्टेन अगर हम डालेंगे तो वो डिफरेंट स्टेन्स हम यूज़ करते हैं, तो उनमें वो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इस बेस पे जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, इस बेस पे क्या होते हैं, इनके तीन टाइप्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइटिस। नंबर 1 होता है न्यूट्रोफिलस। ये जो न्यूट्रोफिलस जो होते हैं, ईसिनोफिलस होते हैं, दूसरा होता है बेसोफिलस। ये जो दो ग्रैन्युलोसाइटिस जो होते हैं, इनसे स्मॉलर होता है न्यूट्रोफिलस, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इनमें ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं, इनमें ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, ना वो अट्रैक्ट करते हैं एसिडिक और ना वो बेसिक स्टेन को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये जो न्यूट्रोफिलस जो होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रैन्युलस जो होते हैं ना ये बेसिक डाइज से अट्रैक्ट होते हैं और ना ये एसिडिक डाइज से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल रहते हैं, ना ये अट्रैक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स एसिडिक, ना बेसिक रहते हैं। इस बेस पे इनको बोलते हैं न्यूट्रोफिलस। दूसरी इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जो न्यूक्लियस होता है इसमें लोबस होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में बीच में यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं लोबस प्रेजेंट होते हैं। और ये लोबस जो होते हैं लगभग 2 to 5 लोबस ही प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिलस। अगर हम देखेंगे ये जो न्यूट्रोफिलस जो होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, जो बोन मैरो जो होती हैं हमारी, जो मतलब बोन मैरो होती है वहाँ पे क्या होती है, इन न्यूट्रोफिलस की वही से इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, जो सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को या बैक्टीरिया को किल करते हैं, खा लेते हैं, एंगल्फ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनका नॉर्मल वैल्यू देखेंगे 2.5 से लेकर 7.5 × 10⁻⁹ पर लीटर के हिसाब से ये प्रेजेंट होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे 60 to 70% जो होता है, जितनी भी WBCS हो, चाहे वो WBCS ग्रैन्युलोसाइटिस हो या एग्रैन्युलोसाइटिस हो, उसमें क्या होता है, इनमें से 60 to 70% जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल्स, न्यूट्रोफिलस, ठीक है ना। इतना तो अगर हम देखेंगे कभी कभी क्या होते हैं, जब हम टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिलस जो होते हैं हम इनको चेक करते हैं, उससे पता चलता है हमें कि इन्फेक्शन है या नहीं है।
तो जब इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई वर्न हो या स्ट्रेस हो, उससे क्या होता है, ये जो नॉर्मल वैल्यू होता है, ये वाला नॉर्मल वैल्यू जो होता है इस न्यूट्रोफिल का, ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, इनका मतलब न्यूट्रोफिल्स का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ये होते हैं हमारे ऐसे सेल्स जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। जैसे कोई हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारी बॉडी ये जो सेल्स जो होते हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये इनका मतलब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमें पता चलता है हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ इन्फेक्शन हो, इसीलिए हमारी बॉडी ने ज़्यादा ये जो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनको प्रोड्यूस किया है। तो ये हाई वैल्यू कब होता है? 3 चीज़ों में। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बर्नस और सिट्रस। कभी कभी क्या होता है, इनका वैल्यू जो होता है इस वैल्यू से लो भी होता है। तो उसके रीजंस क्या होते हैं, यहाँ मैंने चार्ट में लिखा है। विटामिन B12 की वजह से होता है इनका वैल्यू लो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और दूसरा है DT लिखा मैंने यहाँ पे। DT का मतलब होता है ड्रग टॉक्सिसिटी। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या ज़्यादा हम मेडिसिन लेंगे या कोई ड्रग्स हम ज़्यादा लेंगे, उस टाइम पे अगर हम ब्लड चेक करेंगे, न्यूट्रोफिल का वैल्यू चेक करेंगे तो वो हमेशा लो आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ड्रग्स लेने से क्या होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी होता है, वो हमारी न्यूट्रोफिल्स को किल कर देते हैं, जिसका रीज़न ये होता है, ये न्यूट्रोफिल का वैल्यू कम हो जाता है। अगर हम फंक्शन देखेंगे ना इनका, न्यूट्रोफिल्स का, इनका फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे सेल को एनगल्फ करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये हमारी न्यूट्रोफिल है, ये एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, इसको ये बिल्कुल इसको एंगल्फ करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, जब ये इसके अंदर आएगा, इस न्यूट्रोफिल को ये अंदर मतलब इंटरनलाइजेशन करेगा इस बैक्टीरिया को, इसके बाद ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करेगा ये न्यूट्रोफिल। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम, या कभी कभी डिफेंसिनस, कभी कभी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं डिफेंसिनस, ये सिक्रीट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है ना, तो पहले फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइटोसिस के बाद जब वो बैक्टीरिया इसके अंदर चला जाता है, फिर ये लाइसोजाइम या डिफेंसिनस सिक्रीट करके उसको किल कर देते हैं, उसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना, दूसरा जो सेल आता है इस ग्रेनुलोसाइट्स, वो होता है ईसिनोफिल्स। ये जो ईसिनोफिल्स जो होते हैं इनके न्यूक्लियस में भी लोबस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ईसिनोफिल्स जो होते हैं ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। लेकिन जो एसिडिक डाई से, जिस एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं उसका नाम होता है इओसिन। ठीक है ना, ये इओसिन, जब इस बेस पे इसको क्या बोलते हैं, इओसिन, इओसिनोफिल। ठीक है ना, तो ये भी एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इसके मतलब साइटोप्लाज्म में भी ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये लोबस प्रेजेंट होते हैं। लगभग 2 to 4% अगर हम देखेंगे, ये लगभग बहुत कम, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना न्यूट्रोफिल्स, 60 to 70% ये इंक्लूड करता है WBCs, लेकिन ये 2 to 4% इंक्लूड करता है ऑल WBCs। तो अगर हम देखेंगे ना, जो नॉर्मल एक एडल्ट, जो कोई भी इन्फेक्शन ना हो, बिल्कुल नॉर्मल एक पर्सन हो, उसमें जो वैल्यू होता है ईसिनोफिल्स का, वो होता है 0.04 to 0.44 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं ईसिनोफिल्स, ये मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। मतलब ये भी न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक थे, लेकिन इसका और इसमें क्या फ़र्क है, ये रहता है मोटाइल। ठीक है ना, फंक्शन क्या होता है, ईसिनोफिल्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो भी प्रोटोजोअनस होता है, हेलमिन्थस पैरासाइट्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर हम देखेंगे हाई वैल्यू जो होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना, ये कब, इससे ज़्यादा हाई वैल्यू कब हो जाएगा, कुछ रीजन होता है, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे होता है इसका हाई वैल्यू। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन जब हमारी किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हो जाएगा, तब ये ईसिनोफिल्स क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे। मैंने पिछली वीडियोस में बोला था, हाई वैल्यू जो होता है ल्यूकोसाइट्स के WBCs का, वो हमें बेनिफिशियल होता है।
लो वैल्यू जो होता है वो बेनिफिशियल नहीं होता है। हाई वैल्यू अगर यहाँ पे आएगा तो वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हाई वैल्यू तभी आता है जब बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तब हाई वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा इसिनोफिल्स या ये ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं इनको प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि उस पैथोजन को ये किल करेंगे, ठीक है ना। तो ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हाई वैल्यू आएगा। दूसरा जो होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, क्योंकि ये मेनली पैरासाइटिक पैथोजन्स को किल कर देता है, ठीक है ना। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर होगा, तो अगर किसी कोई मतलब पर्सन होगा उसके कोई डिजीज़ मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा, ये वाली मतलब कोई फीवर कोई दूसरी इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, उस टाइम पे भी ये जो एसिनोफिल्स जो होती हैं इनका वैल्यू ज़्यादा होता है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होते हैं, जैसे एंटीजेनस होते हैं। एंटीजेनस का मतलब क्या होता है, जो भी बाहर से कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो वो होता है मतलब एंटीजन। यहाँ पे हम इसको लेंगे बैक्टीरिया, मतलब कोई भी पैथोजन अगर आएगा तो ये बैक्टीरिया जब ये हार्मफुल होता है तो हमारी बॉडी से क्या निकलता है, एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडीज़ क्यों निकलते हैं, ये हमारे सेल्स डिफरेंट सेल्स जो होते हैं इसको सिक्रेट कर देते हैं इस एंटीजन को किल करने के लिए, ठीक है ना। ये फॉरेन मतलब जो बाहर से आएगा हमारे फॉरेन मतलब एटमॉस्फेयर से आया, दूसरे मतलब इंडिविजुअल से आएगा, तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के सेल्स जो इम्यून सेल्स जो होते हैं ये सिक्रेट करके इसको न्यूट्रलाइज मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसी मतलब बदकिस्मती होती है, ये एंटीबॉडीज़ कभी कभी क्या होते हैं अपने ही मतलब ऑर्गन्स को अटैक कर देते हैं, या अपने ही सेल के बॉडी के सेल्स को अटैक कर देते हैं। मतलब कभी कभी ये थायराइड को अटैक करते हैं, कभी कभी स्किन को अटैक कर देता है खुद की एंटीबॉडीज़। तो उस तरीके से उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। अपने ही बॉडी के एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो अपने ही ऑर्गन है अपने ही सेल्स को अटैक कर देते हैं, उस डिजीज़ को बोलते हैं, उन डिजीज़ को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होते हैं ये भी मतलब इसकी वजह से भी जो होता है इसिनोफिल्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो लो वैल्यू कब आएगा, लो मतलब अगर हम देखेंगे इसिनोफिल का जो नॉर्मल वैल्यू से कम अगर आएगा, ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब ज़्यादा मतलब ड्रग्स को लेने से, चाहे वो क्यों सिंपल ड्रग्स क्यों ना हो, अगर उसका डोज हम ज़्यादा ले लेंगे, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड जो डोज जो होता है एक ड्रग का उससे ज़्यादा लेंगे तो उसी को बोलते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी। तो अगर हम वो भी ज़्यादा मतलब उसको यूज़ करेंगे, ड्रग को यूज़ करेंगे, उससे भी ये जो इसिनोफिल का वैल्यू नीचे आएगा। और स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं उससे भी इसका वैल्यू नीचे आएगा। तीसरा जो सेल होता है ग्रैनुलोसाइट्स में वो होता है बेसोफिल्स। बेसो मीन्स बेस, मतलब यहाँ पे जो बेसोफिल्स जो होते हैं इनके जो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये क्या करते हैं, ये स्टेन करते हैं ऐसे डाइज जो बेसिक होते हैं। बेसिक डाइज को मतलब बेसिक डाइज ये इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो किससे स्टेन होते हैं, बेसिक डाइज से। अगर हम देखेंगे WBC इसका कितना परसेंट ये कंपोज करता है, 1%, बहुत कम परसेंट ही कंपोज करता है। ये नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स सिक्रेट करते हैं जिससे क्या होता है, कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं। इनके जो साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये इनमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हेपारिन जो होता है ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, मतलब जो कोगुलेशन होती है ब्लड की तो उस कोगुलेशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो से अच्छे पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें ये केमिकल्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, हेपारिन होता है, या होता है हिस्टामिन, ये इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, और सेरोटोनिन। इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही याद रख लीजिए, ये जो बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स के जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें ये केमिकल्स साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यू इतना होता है इसका बेसोफिल का, और हाई वैल्यू क्यों कब हो जाएगा, जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं तब इनका वैल्यू जो होता है हाई
तब ये हाई होगा। दूसरा क्या, ल्यूकीमिया अगर किसी को हो जाएगा तो उससे हो जाएगा। तीसरा जो नेक्स्ट जो होता है इसका हाई वैल्यू का रीज़न वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये नेक के पास थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये क्या कर देता है, सिक्रीट करता है हार्मोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स को बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, ठीक है ना, थायराइड हार्मोन्स, ठीक। ये थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, T3 एंड T4, ठीक है। तो ये T3 अगर इनकी कम सिक्रेशन हो जाएगी, मतलब ये थायराइड हार्मोन जो अभी मैंने बोला बहुत सारे रीजनस होते हैं, ये थायराइड हार्मोन्स की कम सिक्रेशन, मतलब बहुत कम सिक्रेशन होने का, तो वो हमें यहाँ पे नहीं बताना है। थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 जब कम निकलेगा तो उस मतलब कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। अगर ये T3 एंड T4 जो होते हैं नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ऊपर आएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है इसका भी रीज़न इसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो इसका हाई वैल्यू होता है बेसोफिलस, वो भी एक रीज़न बन सकता है। लो वैल्यू क्या होता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी इनका लो वैल्यू आएगा बेसोफिलस का, और ओवुलेशन से भी इसके ये जो बेसोफिलस डाउन हो जाते हैं, और स्ट्रेस भी इनको बेसोफिलस को डाउन कर देता है। इनको जो मतलब इनके जो नॉर्मल लेवल जो होते हैं उससे नीचे इन बेसोफिलस को ये जो रीजनस होते हैं कम कर देते हैं बेसोफिलस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।